नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। अभिनंदन है। किसी तकनीकी खराबी के कारण आज हम 14 मिनट लेट जुड़ पाए हैं। क्षमा प्रार्थी हैं मेरी ओर से और कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े हैं। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे साथ कई सारे बंधु जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। एक संदीप जी हैं, संदीप जी आईआईटी दिल्ली में कार्यरत हैं, संदीप जी जुड़े हुए हैं और ये साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ विकास जैन जी जुड़े हुए हैं पानीपत से। भाई साहब का अपना व्यवसाय है और हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी सीए हैं और दिल्ली के मूल निवासी हैं और मैं आज हम लोगों को जिन महानुभाव का व्याख्यान मिलने वाला है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन महानुभाव को मार्गदर्शन मिलेगा। आप हैं पद्म श्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी। आपने बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के कार्यों में आपने किया है। बहुत सारे आपके पास सम्मान और कई इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ चीजों को बताना हूँ। पद्म सम्मान 2019 में आपको मिला है। डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि 2019 में मिला है और धरती मित्र सम्मान भी 2017 में मिला है। और आपने जैविक खेती पे बहुत बड़ा रिसर्च है आपका। तो हम आज के कार्यक्रम के लिए भारत भूषण त्यागी जी को आमंत्रित करते हैं। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और मेरी ओर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है भारत भूषण त्यागी जी। जी जी नमस्कार जी। मेरी आवाज सबको ठीक पहुंच रही है? जी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक मेरी है। आवाज मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है ठीक तो मैं जी जी बहुत अच्छा। मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान की सभी अपने साथियों को और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी किसान भाई और अन्य जितने भी मनीषी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं और सम्मान भाव के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ थोड़ा सा विलंब से हुआ और जिस कारण हम लोग इसके लिए क्षमा याचना भी चाहेंगे। कारण है कि तकनीकी खराबी की है, समय की कीमत है। तो मैं अब प्रारंभ करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हम कुछ गहरे बिंदु हैं जिनको और उन बिंदुओं पर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो बाद में उस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे और यदि कोई आवश्यकता बनेगी तो फिर संदर्भ में चर्चा होगी। तो चला गया चित्र कैसे चला गया? जी हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद में देश में खेती का एक आधुनिक खेती का एक प्रचलन आया और चूंकि हम लोग जिन परिस्थितियों के साथ गुजर रहे थे, देश में ऐसा भी लगता था कि हमारे पास अनाज का उत्पादन कम है और हम तकनीकी क्षेत्र में भी जो कृषि का हमारा क्षेत्र है उसमें हम पिछड़े हुए हैं। तो ऐसा सोचकर पूरे देश ने करवट ली और हम आधुनिक खेती के नाम से हम लोगों ने जिन तरीकों को अपनाया उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग और अधिक से अधिक पानी का प्रयोग खेती में हुआ। सभी साथियों से निवेदन है कि खेती से हम लोगों का सभी सीधे या प्रत्यक्ष रूप में रिश्ता रहता ही है, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है कि कोरोना संकट काल में हम लोगों को कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि आदमी को ये लगा कि प्रकृति के विरोध में अब मानव जाति को ज्यादा जीने की संभावना नहीं है। यदि मानव जाति प्रकृति के विरोध में जाएगी तो कुछ ना कुछ नई समस्याएं और संकट खड़े होंगे और वह बहुत मुश्किल बात है। तो मैं सबसे पहले 10 मिनट का समय आपका लूंगा समीक्षा करने में कि यदि हम ठीक ढंग से किसी कार्यक्रम की समीक्षा नहीं कर पाते हैं तो कई बार हमको गलती ठीक ढंग से नहीं दिखाई देती कि गलती है क्या और किस स्तर पर गलती हुई। तो मैं सबसे पहले समीक्षा के मुद्दे पर दो निवेदन आपसे करूंगा। पहली बात ये कि खेती और प्रकृति का गहरा संबंध है। दूसरी बात, मनुष्य के शरीर के लिए जितनी भी उपयोगी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है उन सभी का स्रोत जो है वो प्रकृति है। चाहे हम धरती से लें, पेड़ पौधों से लें और पशु पक्षियों से लें, लेकिन हमारे जीने की जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनका स्रोत जो है वो प्रकृति है। इस आधार से खेती को भी हम देखते हैं तो उसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ
जो हम काम करते हैं उसी काम को हम खेती के रूप में देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसमें बहुत काम किया है और हमें जो तरीका हमारे हाथों में सौंपा था खेती का, उसमें अनेक फसलें साथ साथ थी और मौसम के साथ बिजाई थी और पानी के हमारे कोई कृत्रिम साधन नहीं थे जिसके आधार पर हम सभी प्रकृति के साथ ही जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था देश का कि लंबे समय की गुलामी के कारण हम अपने ऋषियों की जो परंपरागत कृषि पद्धतियां थी उनको भी भूलते गए और जैसे ही आजादी के बाद में हम लोगों ने आधुनिकवाद को देखा तो हम सब कुछ भुलाकर आधुनिकवाद के पीछे चले गए और ज्यादा से ज्यादा लागत लगाकर हम खेती का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये नारा देश में लगा। भारत सरकार, सभी वैज्ञानिक, जितना भी कृषि प्रसार तंत्र है और किसानों ने मिलकर देश में एक आधुनिक नई हरित क्रांति की लहर आई और जिसके कारण हमारे खाद्यान्न बहुत ज्यादा हमारे पास उत्पादन हुआ और आज भी हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्घटना ये घटी कि हमने अधिक उत्पादन के लालच में प्रकृति के जो संसाधन हैं उसका ख्याल नहीं रखा और हम पानी का भी प्रदूषण भी कर बैठे और दोहन भी कर बैठे। धरती की उर्वरता में कमी आई और हमारे खाद्यान्न जहरीले हुए और जहरीले रसायनों के प्रयोगों से हमारे जो असाध्य रोग हैं शरीर के वो बढ़ते चले गए और एक तरफ से ऐसा दिखाई दिया कि एक तरफ हमने अधिक उत्पादन किया है लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हमने प्रकृति के साथ जीने के सभी आयामों पर किया है। तो समीक्षा का मुद्दा ये बनता है कि हमने प्रकृति की व्यवस्था की अनदेखी की। ये वैज्ञानिकों को भी समझने की जरूरत है, भारत सरकार को भी समझने की जरूरत है, किसानों को भी समझने की जरूरत है और इस क्षेत्र में जितने भी मनीषी और तपस्वी और जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे वो सामाजिक हैं, उन सभी को ये सोचने की जरूरत है कि खेती केवल किसानों का काम नहीं है, केवल सरकार का काम नहीं है, खेती जीने का आधार है और सभी को इसकी जरूरत है। इसलिए किसी भी प्रकार की मनमानी के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत बड़े जोखिम में चले जाएंगे। और ये बात देखने को भी मिली कि एक तरफ हमारे खाद्यान्न भरे हैं, किसानों पर कर्जदारी बढ़ी है, हमारी जैव विविधता में कमी आई है और बहुत सारे संकट हमारे सामने हैं। पूरे देश में धीरे धीरे क्या हुआ कि 1990 के दशक के बाद में एक करवट सी आई कि अब खेती में कुछ बदलाव की जरूरत है और रसायनों से मुक्त खेती करने के लिए एक आह्वान उठा। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जिनके द्वारा जैविक खेती की बात हो रही थी और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे विद्वान किसान थे जिन्होंने कुछ प्राकृतिक तरीके निकाले हुए थे, जिसमें नक्षत्र को लेकर, अग्निहोत्र को लेकर, गाय को लेकर बहुत काम देश में हुआ था और कंपोस्ट खाद बनाने पर, वर्मी कंपोस्ट को लेकर जगह जगह साइंटिस्टों के द्वारा और अच्छे लोगों के द्वारा ये काम हुआ। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, मुद्दा ये है कि चाहे बात अनुसंधान की हो और चाहे किसान की हो, लेकिन केवल हमने लागत को देखा है, हमने प्रकृति की व्यवस्था को नहीं देखा है। मैं फिर दोबारा दोहराता हूं इस बात को कि लागत के आधार पर हमने खेती को देखा, चाहे हम लोगों ने प्राकृतिक खेती की बात की, चाहे जैविक खेती की बात की, चाहे आधुनिक खेती की बात की, लेकिन बात केवल लागत की हुई। प्रकृति की व्यवस्था के साथ हम लोग कैसे जी सकते हैं, इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। इसकी बड़ी पीड़ा क्या हुई कि हमारा अनुसंधान, शोध, शिक्षा नीति, प्रसार, कृषि और कृषि के सभी तंत्र जो है केवल कैसे लागत कम की जाए और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और सवाल सबसे बड़ा ये था कि गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाए और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपने उत्पादन को एक सम्मानजनक तरीके से कैसे उसका लेन देन ठीक किया जाए। इन सभी बातों को लेकर देश में 2003-4 के आसपास में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना हुई और पता लगा कि जैविक खेती को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिल गई। ऐसी स्थिति में हम लोग जो पहले से प्रयास में लगे थे, मैं क्योंकि 1976 से इस प्रयास में लगा था, तो 76 से लेके 87 तक का जो समीक्षा का मुद्दा था, मैंने आपको बताया कि वो उसमें लागत को ज्यादा महत्व दिया गया और हमने व्यवस्था को नहीं समझा। और यहाँ पर अब 2 मिनट इसको गंभीरता से आप सुनेंगे कि लागत क्या षड्यंत्र है। हमने ट्रैक्टर खरीदा, उसकी कीमत बाजार को गई,
हमने उसका डीजल बाजार से खरीदा, उसका पुर्जा बाजार से खरीदा, उसकी मरम्मत बाजार के द्वारा हुई। तो हमने डाटाबेस प्रोग्राम, ये स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आया कि कोई भी आंकड़ा लगाएं, लेकिन खेती में जुताई का लाभ सीधा सीधा बाजार को गया, किसान को इसका लाभ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जो समय बचा और जो श्रम बचा, उससे भी किसान बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं है। दूसरी बात यह कि जो सिंचाई के साधन थे वो भी सारे के सारे बाजार में चले गए। खाद हम बाजार से लेते हैं और बीज हम बाजार से लेते हैं, दवाई हम बाजार से लेते हैं, हम अपना उत्पादन भी बेचने बाजार में ही जाते हैं, कीमत भी बाजार लगाता है, प्रोसेसिंग भी बाजार करता है और कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग का काम भी बाजार के हाथ में है। इस प्रकार से ये जो बात मैंने सामने रखी है, एक बहुत बड़ी पीड़ा हमें ये हुई कि कृषि, आधुनिक खेती हम इसको कहते हैं, लेकिन ये खेती का बाजारीकरण है। पूरी खेती बाजार के हाथ में चली गई है। एक दाने से हजार दाने पैदा होने वाला ये कृषि तंत्र पूरा का पूरा किसानों को समृद्धि तो दूर की बात, कर्जे से मुक्त नहीं कर पाया और किसान कर्जे में फंसते चले गए और देश में इसकी बहुत बड़ी दुर्गति हुई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1987 से ही मेरे मन में ये सवाल उठने लगे कि जब तक किसान को सम्मान नहीं मिलेगा और ये धरती के साथ व्यवस्था को समझकर हम खेती की तरफ नहीं मुड़ेंगे, खेती सफल नहीं होगी। इसी आधार पर 1997 में मेरा जो मिलना है वो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता पूज्य बाबा जी अग्रहार नागराज, हम उनको कहते रहे, अब उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनके साथ गहरा अध्ययन के साथ में ये समझ पाया कि प्रकृति का विकास क्रम जो है वो एक परमाणु के आधार पर ही पूरा का पूरा व्यवस्थित है, पूरा का पूरा प्रमाणित है और उसी की पूरी परंपरा बनी हुई है। उसको ठीक ढंग से हम समझते हैं तो ये धरती 4 अवस्थाओं में हमको देखती है, पदार्थ अवस्था में, प्राणावस्था में, जीव अवस्था में और ज्ञान अवस्था में। पदार्थ अवस्था मतलब धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तीनों अवस्थाओं को मैं सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा कि इन तीनों को जब मैं देखता हूं तो इनमें नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक सारा कार्यक्रम व्यवस्था के साथ आज भी चल रहा है और पहले भी ऐसे ही चलता होगा। इसको हम वर्तमान में बहुत आसानी से अध्ययन पूर्वक समझ सकते हैं। लेकिन दुर्गति यह सामने आई कि जब मनुष्य धरती के साथ काम करता है तो धरती की उर्वरता को नुकसान होता है, मनुष्य पेड़ पौधों के साथ काम करता है तो पेड़ पौधों की बीज परंपरा को नुकसान होता है, और मनुष्य यदि पशु पक्षियों के साथ काम करता है तो पशु पक्षियों की वंश परंपरा को नुकसान होता है। और यहाँ तक भी देखने में आया कि मनुष्य और मनुष्य के रिश्ते भी बहुत सुंदर नहीं है, परस्परता में विरोध है और बहुत ज्यादा कलेश है, कलह है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये पता लगा कि प्रकृति के साथ जीना और प्रकृति की वास्तविकता को समझना मनुष्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो मैंने थोड़े से समय में ये बात आपके सामने रखी कि ये बात हमको पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि अब खेती करने से नहीं होगी, खेती समझने से होगी। खेती लागत से नहीं होगी, खेती बजट से नहीं होगी, खेती समझ से होगी। और खेती की पूंजी मनुष्य के पास केवल 2 है, समझदारी और श्रम। समझदारी और श्रम के आधार पर यदि हम खेती से जुड़ते हैं तो इस धरती पर किसान को समृद्ध करने की बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि किसान को समृद्ध करने से और राष्ट्र को समृद्ध करने से दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। इसका अर्थशास्त्र कितना सुंदर है ये आप समझ सकते हैं। मैं इसकी गवाही देना चाहता हूं कि एक दाने से हजार दाने पैदा करने की गुणात्मक व्यवस्था केवल और केवल प्रकृति में है, ना किसी मशीन में है और ना ही किसी कृत्रिम तंत्र में है। इस विश्वास के साथ मैंने खेती के साथ में कुछ लंबे प्रयोग किए और प्रयोग करने पर जो व्यवस्था का स्वरूप सामने आया, अब मैं दूसरे चरण में उस बात को आपके सामने रखूंगा। पहले चरण की बात मैंने रखी कि खेती की समीक्षा होना बहुत जरूरी है और समीक्षा से ये बात स्पष्ट हो गई कि खेती लागत से नहीं होगी, प्रकृति की व्यवस्था को समझने से होगी और केवल किसान ही खेती कर पाएगा ऐसा नहीं। अब ये विश्वास भी पैदा हुआ है कि जो लोगों का मन नौकरी से हट गया है, जो लोग पेशे से साइंटिस्ट रहे हैं और जिन्होंने कभी खेती नहीं की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से खेती करेंगे, क्योंकि समझने का काम बहुत आसान है और करने का काम मुश्किल है। इसलिए खेती बहुत आसान काम के साथ शुरू होती है और यही इसमें गहरा विश्वास है कि धरती का हर व्यक्ति, हर परिवार,
हर समाज का व्यक्ति अब खेती कर सकता है और उसको दो ही पूंजी पर अपना ध्यान देना होगा, समझदारी और श्रम। इसलिए मैं किसी खेती के तरीके में खाद बनाने के तरीके, दवाई बनाने के तरीके, कीड़े बीमारियों को नाश करने के तरीके मैंने अब से 10 साल पहले इनको छोड़ दिया था। ना ही इनकी कोई जरूरत है। प्रकृति की व्यवस्था में कीड़े बीमारियों का नियंत्रण है, खरपतवारों का नियंत्रण है और प्रकृति में अनेकता में उत्पादन करने की क्षमता है। ये सब प्राकृतिक नियम है। यदि सहज रूप में हम इन चीजों को बारीकी से समझ लेते हैं तो बड़ा काम होगा। अब मैं विधिवत आपके सामने खेती में उत्पादन व्यवस्था के प्रबंधन पर चर्चा करूंगा। ये दूसरा चैप्टर है। क्या है? प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर उत्पादन प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करना। उत्पादन प्रबंधन प्रणाली क्या है? यदि मैं अपने 1 एकड़ जमीन से, मुझे यह भी विश्वास है कि मैं समाज गति के लिए अच्छा पैसा सम्मानजनक तरीके से कमाना चाहता हूं, तो मुझे अपने खेती की फसल प्रणाली को बाजार की मांग के साथ जोड़ना होगा। बाजार क्या है? अब मैं उस बाजार की बात नहीं कह रहा हूं जिस बाजार से मैं अभी मुक्ति की बात आपके सामने रख रहा। मैं उस बाजार की बात कह रहा हूं जहां मेरा ही एक परिवार है जिसके पास में करने का मौका नहीं है, लेकिन उसको अच्छी चीज खाने का अधिकार उसके पास है। तो एक परिवार ने पैदा किया और दूसरे परिवार ने, जो शहर में रहता है और बड़ी संख्या है शहर में, वो परिवार अब इसको आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को समझा जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। अर्थात हम अपनी गुणवत्ता की जिम्मेदारी पूरी लें और सीधे रूप में कंज्यूमर के साथ जुड़ें और ये विचार करके जुड़ें कि कंज्यूमर भी हमारा ही एक परिवार का हिस्सा है, उसके साथ हमारा संबंध है। कीमत मिलकर तय करेंगे, क्वालिटी की जिम्मेदारी लेंगे और लेन-देन में पारदर्शिता रखेंगे। इस आधार पर हमने अपनी फसल प्रणाली में अनेक प्रकार के अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जियां, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी और जैसी अनेक चीजें जो उपयोगी चीजें हैं उनको जोड़ लिया। जोड़ने से पता लगा कि इतनी सारी चीजों को खेत में पैदा कैसे किया जाए। इसके लिए हमको दूसरा नियम समझना था। उस नियम का नाम है कि सहअस्तित्व में जो विविधता है वह अनेक फसलों को एक क्रम से पैदा करती है, मौसम के अनुसार पैदा करती है। उनकी बीज की मात्रा, उनका किस मौसम में लगाया जाना है और उसके आधार पर उनसे मुझे कितना उत्पादन मिलेगा और मैं अपने खेत में कितना क्षेत्रफल देकर कितना पैसा निकाल सकता हूँ। इन सभी बातों पर विचार करना था। इन सब बातों पर व्यावहारिक रूप में हम लोगों ने लंबे कार्य किए और छोटे छोटे मॉडल्स बनाए कि कितनी फसलों को साथ साथ लगाया जा सकता है। फसलों को साथ साथ लगाने में एक बड़ी उपलब्धि ये हुई कि जो हम अनेक प्रकार के खाद बनाने की बात करते थे, अब हमारी जमीन ही अपना खाद बनाने लगी। क्योंकि जमीन को पर्याप्त मात्रा में जो बायोमास है वो मिलने लगे और जितने जमीन के ऊपर बायोमास जाते हैं, जमीन में उनकी जड़ों के अवशेष जमीन के अंदर रहते हैं और उनके द्वारा जो रस पुष्ट होते हैं, जो रासायनिक संरचना में संतुलन आता है, उसके द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था ये है कि जमीन का कार्बन और जमीन की माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समृद्ध होने लगती हैं। इसको हमने लेबोरेटरी जांच के आधार पर भी देखा कि हमारी जमीन का कार्बन बढ़ने लगा और हमारी जमीन में बीज को रखकर स्वतः ही एक उत्पादन का तंत्र बनने लगा। जमीन की जुताई की आवश्यकता कम हो गई, सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम हो गई और बीजों पर हमने ध्यान दिया कि जो बीज परंपरा में बहुत सुंदरता से उत्पादन कर सकते हैं, उनको कैसे खेती में लगाया जाए, खेती के लिए उसको कैसे बनाया जाए, नर्सरी कैसे बनाई जाए, पौधशाला को बनाने में किन बीजों को कैसे संरक्षित करेंगे, उन बीजों की क्या महिमा है, कैसे उन किसानों को उपलब्ध होंगे, इस पर भी काम किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि खेती एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिसमें पशुपालन भी साथ साथ है, बीज उत्पादन भी साथ साथ है, ऊर्जा पर भी काम साथ साथ होना है, बागवानी पर भी होना है, तो वानिकी पर भी होना है, डाइवर्सिफिकेशन के जिम्मेदार भी हम हैं और इकोनॉमिक्स के जिम्मेदार भी हम हैं। इन सब बातों पर ध्यान जाने से हमें क्या पता लगा कि एक एकड़ में हमारी 9, 10, 12 फसलें आने लगी और उन दोनों 9, 10, 12 फसलों में पता लगा कि उत्पादन मात्रा में भी बढ़ा, क्वालिटी में भी बढ़ा, विविधता में भी बढ़ा और हमारा पैसा भी बढ़ने लगा। ये हमने जानना चाहा कि ये घटना क्या घटी, तो पता लगा कि प्रकृति की व्यवस्था में तीसरा नियम है
कि इसका सतही घनत्व जो है वो उत्पादन व्यवस्था के लिए सजा हुआ है। मनुष्य को कुछ नहीं करना है, ताप दाब नमी के संतुलन को समझना है। जिस क्षेत्र में मैं खेती करना चाहता हूँ उस क्षेत्र में हवा की गति, नमी, दाब संतुलन कितना है, गर्मी सर्दी कैसी है, मौसम कब बदलते हैं और कितनी फसलें यहाँ लगाई जा सकती हैं। आम के बगीचे लगेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, कोई इमारती लकड़ी का पौधा लगना है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, वो कितना क्षेत्रफल तय करेगा। तो घनत्व में अनेक फसलों को लगाए जाने के लिए जमीन की सतह से लेकर और जमीन के 50 फुट ऊपर तक, घनत्व का मतलब है कि जमीन को हम लंबाई चौड़ाई में नाप लेते हैं, लेकिन जब खेती करने जाएं तो साथियों ये ध्यान रखें कि खेत में जाने से पहले आपके ध्यान में ये आ जाए कि मेरे खेत की ऊंचाई 50 फुट है और मेरे खेत की गहराई भी कुछ फुट नीचे तक है। तो मैं जमीन की गहराई में और जमीन की ऊंचाई में उत्पादन ले सकता हूँ, इसलिए मेरे खेत का आकार बहुत बड़ा है। वो केवल 1 एकड़ नहीं है, यदि मैं उसको देखता हूँ तो वो आयतन में बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने इसको मल्टी लेयर नाम दिया, मल्टी क्रॉपिंग नाम दिया, वर्टिकल नाम दिया, लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि को एग्जिस्टेंस में प्रकृति की सतही व्यवस्था का घनत्व है। इसको किसी नाम के चकमे में ना फंसाएं, जहां पर अनेक फसलें अपने अपने आकार में, अपनी अपनी स्वरूप में, अपने अपने बीज की मात्रा और उत्पादन के साथ में, गुणवत्ता के साथ में धरती की उर्वरता को जितना समृद्ध करती हैं उतना ही किसानों को भी समृद्ध करती है। चौथा जो नियम है उस पर एक गंभीर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि प्रकृति की व्यवस्था एक नैसर्गिक संतुलन के साथ बनी हुई है। नैसर्गिक संतुलन का मतलब है किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, उसमें गर्मी और सर्दी का अनुपात क्या है और उस क्षेत्र में मौसम कैसे बदलता है। इस आधार पर हम उस क्षेत्र में देखते हैं कि वहां की मिट्टी की बनावट, वहां के जीव जंतु, वहां की वनस्पतियां सभी अपने एक स्वरूप, निश्चित स्वरूप में होते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा उसी नैसर्गिकता में हर जीव जानवर का भोजन भी है, मनुष्य का भोजन भी है, और वो वनस्पतियां वहां पर बहुत ही साधारण रूप में, वो सानुकूल परिस्थितियों में बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होती हैं और ना के बराबर बीमारियां हमारे बीजों को आती हैं यदि हम समय को समझकर और पूरी व्यवस्था को समझकर ये काम करते हैं। तो मैं विश्वास दिलाने के लिए अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बात को मानना नहीं है, मेरी बात को समझना है, मेरी बात को जांचना है, मेरी बात को अपनी जिम्मेदारी पर देखना है, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करना है, जिसमें आप मेरे ही जैसे हैं। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, धरती का हर मनुष्य मेरे ही जैसा है, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा वो भी सोचता है। इस प्रकार से आप सभी का पुण्य फले और इस धरती को हम सभी पुण्यशील लोग मिलकर जैसे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जो आपके मन में उभरी है, इसको एक सही आकार दें। और आज अपना देश पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती के साथ खड़ा है और हम सबका ये दायित्व भी बनता है। मैं भाषण देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मन में कई बार ऐसे भाव आते हैं तो मैं उनको प्रकट कर देता हूँ कि ताकि आपकी जो चेतना है उसका स्तर गुणात्मक हो जाए और वो किसी ऋषि मनीषी से कम नहीं है। आप भी अपने वजूद को देखें और एक सुंदर खेती का उदाहरण पेश करते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ाएं, प्रेरणा दें। तो मैंने नैसर्गिक संतुलन की जो बात आपसे कही थी, उससे एक बड़ी बात ये लगी कि दुनिया में लोकल फूड चेन के द्वारा ही हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं, हम असाध्य रोगों से बच सकते हैं। और दुनिया में जो ये तांडव हो रहे हैं, जैसे कोरोना का तांडव अभी आपके सामने आया, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है कि जो लोग अपने लोकल फूड चेन में खान पान को ठीक कर लेंगे, उनको धरती की कोई बीमारी, कोई भी हस्तक्षेप उनकी जिंदगी में नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं ये बात दूसरी कहना चाहूंगा कि इसमें अंदर से एक बहुत बड़ा उपकार छपा हुआ है। क्या उपकार? यदि आप जैसे सभी सज्जन धरती की व्यवस्था को रसायनों से मुक्त करते हैं, तो अभी भारत सरकार ने 27 पेस्टिसाइड्स को प्रतिबंधित किया है। हम भारत सरकार को इसमें साधुवाद देते हैं और आगे सभी मनुष्यों से, वैज्ञानिकों से, आप जैसे सज्जनों से ये निवेदन करते हैं कि भारतवर्ष में रसायनों से मुक्त खेती का एक अभियान चलने की जरूरत है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी खेती को हर प्रकार के रसायन से मुक्त कर दें। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रकृति में इसकी व्यवस्था है, केवल आपको समझना है और आगे बढ़ना है। इस आधार पर मैं 4 प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया बोलते हैं कि जब हम अपने खेत में जाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, तो मुझे अपने खेत को कैसे देखना चाहिए। खेत को देखने के लिए हम क्या करें?
खेत को देखने के लिए हमको सबसे पहले देखना है दूरी का नियम। मेरे पास कितना क्षेत्रफल है और कोई पौधा कितना क्षेत्रफल अपने में लेगा। यदि प्रत्येक पौधे के विकास को मैं देखता हूं तो उस पौधे का एक फैलाव है, उसकी एक निश्चित व्यवस्था है धरती के ऊपर उत्पादन देने की। तो हर पौधा अपने निश्चित विस्तार के साथ, अपने फैलाव के साथ, परस्परता में दूसरे पौधों के साथ भी अपने संबंध को समझ सके और उसके साथ हम लोग ये आसानी से देख सकें कि ये पौधा जो अपने विकास में स्वतंत्र रूप में फलेगा, ये उत्पादन भी मुझको बहुत ज्यादा देगा और इसको कोई रोग भी नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बगीचे पर ये प्रयोग करके देखे, जो पौधे खुले हुए हैं साथियों, उनमें उत्पादन बहुत ज्यादा है, रोग उनको कम आता है और उनको जितने प्रकार की खेती के संकट है किसी की जरूरत नहीं है। इससे एक बड़ा विश्वास हुआ कि लंबे अवधि की जो फसलें हैं, उन फसलों को खेती में लगाया जाना, उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है और हम रसायनों से मुक्त होकर भारत के लिए एक नया संदेश दें। इस स्थिति में जैविक खेती का जो स्वरूप है, जिसे मैं नाम जैविक खेती, क्योंकि जैविक खेती को लेकर भी देश में बहुत सारे लोगों के मन में पता नहीं क्यों विरोध है, मैं तो कभी समझ नहीं पाया। यहाँ अनेक नाम हम सबके हैं, हमारे नाम का आपस में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जैविक खेती के नाम को लेकर नाना प्रकार के विरोध हैं। मैं यहाँ भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप नाम कुछ भी हो लेकिन सीधा अध्ययन की वस्तु केवल प्रकृति की व्यवस्था है। जब प्रकृति के साथ सबको जीना है तो नाम कुछ भी रख लीजिए, इसमें क्या आपत्ति है। और हमने कुछ मनीषियों के कहने के मुताबिक इसका एक सुंदर नाम रखा है, उसका नाम है सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि और उसको छोटे रूप में हम समक मॉडल बोल देते हैं, समक पद्धति बोल देते हैं। चूंकि पद्धति को विकसित करना हमारा काम है, दर्शन के आधार पर जो अनुसंधान होना था वो तो हमारे देवताओं के द्वारा, दिव्य पुरुषों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। इस आधार पर हम खेती में सफल हुए, आप भी इस खेती में सफल होंगे। आज 40-50 मिनट की चर्चा में एक सूचना आपको जाएगी, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ हूं। आप में से कोई भी व्यक्ति यदि खेती की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है तो मैं उसको एक मित्र के रूप में उसके साथ रहूंगा। उसका जब मन करे मेरे परिवार में समझने के लिए आ जाए, यहाँ मॉडल देखे, समझे और उत्पादन प्रबंधन से लेके पूरी बाजार व्यवस्था तक पूरे तंत्र को कैसे स्थापित किया जाए इसको समझ ले। कोई भी इसमें जोखिम नहीं है, कोई भी चालाकी नहीं है। बस मैं एक निवेदन करूंगा, यूट्यूब को थोड़ा सा देखना बंद करें, क्योंकि यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है और उसमें नाना प्रकार की मनमानी, जिस तरीके से कई बार तो मुझे अफसोस होता है कि भारत की तस्वीर ऐसी नहीं थी। भारत यंत्रों का इतना शिकार नहीं था, बोलने की एक मर्यादा थी, बात करने की एक मर्यादा थी। हम लोग उस मर्यादा का पालन करें। मैं आपके मित्र भाव के साथ में इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। मैंने दूरी के नियम की चर्चा की थी इसलिए क्योंकि दूरी के नियम से हम अपने बीज की मात्रा, फसलों के लिए क्षेत्रफल और उसके साथ साथ में अपनी उत्पादन व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। 1 एकड़ जमीन से कितने लाख रुपया मुझको मिल सकते हैं, पेरिनियल क्रॉप से कितना पैसा मिल सकता है, सीजनल क्रॉप से कितना पैसा मिल सकता है, बफर जोन से। इस प्रकार मैं अपने खेत को एक ज्यामितीय ढांचे में चेंज कर लेता हूं और वो बहुत जरूरत है। इसलिए जैसे एक बड़ी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो हम पहले उसका लेआउट प्लान बनाते हैं, पूरा का पूरा नक्शा बनाते हैं और पूरा देखते हैं कि कितना मटेरियल चाहिए, कितना पैसा चाहिए। साथियों, बिल्कुल खेती को भी छोटा ना माना जाए। खेती धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र स्थापित करने की बात है, इसलिए खेती को भी सबसे पहले उसका करना है कि मुझे अपने खेत में किस समय पर, किस जगह पर, कौन से बीज को स्थापित करना है, वो कितने वर्षों तक मुझे पैदावार देगा। ऐसा आप करेंगे तो आपको मैं कहता हूं कि धरती आपको माला। दूसरा नियम है मौसम को समझना। मौसम को समझते हैं तो नाना प्रकार की बीमारियां पौधों को नहीं लगती हैं। कीड़े बीमारियों के साथ साथ खरपतवारों के जो हम बहुत जाल में फंसे हैं, बनाते हैं, उनसे हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारी जमीन की ताकत बढ़ जाएगी। क्योंकि मौसम के साथ जो जितना पौधा पुष्ट होता है उतना ही वो पोषण जमीन को भी देता है। इसको बोलते हैं पौधे की जड़ों के द्वारा जमीन की भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना समृद्ध होती है। ये नियम हमको समझने की जरूरत है। हमको खाद बनाने पर ज्यादा जोर नहीं देने की जरूरत, जमीन अपना खाद कैसे बनाती है ये बात समझने की जरूरत है। तो मौसम के अनुसार फसलों को, समय को निर्धारित करके यदि हम ठीक अपनी फसल प्रणाली को सुनिश्चित करते हैं तो आप एक गजब का काम करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, किसी ऋषि से कम नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि बीज सूत्र एक नियम है। धरती की जो उर्वरता का नियम है वो बीज और जमीन के सहअस्तित्व का परिणाम है। बीज जब धरती के साथ योग में जाता है तो अपने रस छोड़ता है, जमीन से रस लेता है। ये रसों के संतुलन का और रसों के आपस में एक दूसरे के लेन देन का एक सुंदर नियम है। इसको हम ढंग से समझ लेते हैं तो हमको बीज सूत्र ध्यान में आता है और हम बाजार के नए नए बीज, हाइब्रिड बीज और दुनिया भर के बीजों के चंगुल से बच जाते हैं और अपने ही आधार पर या अपने यहाँ मोटे अनाज, बारीक अनाज, दालों के बीज, सब्जियां, फल, देश में बहुत बड़ी विविधता है। भारत की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत से ज्यादा विविधता दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि बीजों पर गंभीर काम करने की जरूरत है और अभी बहुत बीज हमारे पास अपने देश में उपलब्ध हैं, केवल ध्यान जाने की जरूरत है। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे कहूंगा कि खेती की एक पूंजी है जिसका नाम है श्रम नियोजन। दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने काम करने वालों को छोटा आदमी माना और निकम्मे लोगों को बड़ा आदमी माना। ये पढ़ाई के द्वारा एक बड़ा असंतुलन हुआ है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि काम करने वाले को सम्मान दें। हमारे खेत में कोई जिसको अपनी भाषा में आप मजदूर बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में सहयोगी बोलता हूँ। सहयोगी कोई खेत में आता है तो वो मेरे ही जैसा है। उसको सम्मानजनक तरीके से हम यदि उसका ख्याल रखते हैं तो वो मन से काम करता है। और मैंने इसमें ये देखा है कि अपने पराये की दीवार खत्म होकर जो खेती में एक नई क्रांति आती है, एक नया सिलसिला बनता है, उसकी जरूरत है। साथियों, ये देश नौजवान भारत है, नवयुवकों का देश है। आज मैं सड़क के किनारे बहुत सारे अपने बेटे बेटियों को दौड़ते हुए देखता हूँ। वो पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए तैयारी करते हैं। बहुत खुशी होती है उनको देखकर कि कम से कम इनके मन में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, बेशक उसमें नौकरी की भी मानसिकता है लेकिन कुछ कर गुजरने की क्षमता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इतनी नौकरी देश में नहीं है। यदि हमको रोजगार दे सकती है तो हमारी धरती रोजगार दे सकती है। जितनी ताकत हम दौड़ने कूदने में लगा रहे हैं, दौड़ने कूदने में जरूर लगाइए, लेकिन उस बचे हुए समय में आप अपने पिताजी के साथ, अपने परिवार के साथ खेती जरूर करिए। खेती को जरूर समझिए। आपको नौकरी मिले कि ना मिले, लेकिन खेती रोजगार देने में समर्थ है। ये मेरा विश्वास है कि खेती जो रोजगार देती है उसका कोई जवाब नहीं है। एक दाना लगाकर 1000 दाने मिलते हैं। एक पौधा उगाने से मैंने देखा कि 20 ग्राम की एक गन्ने की गांठ को लगाकर 40 किलो से लेकर 80 किलो तक उत्पादन मिलता है। मेरे नौजवान साथियों, भारत में यदि खेती की तरफ आप मुड़ते हैं तो भारत दुनिया में एक नई तस्वीर के साथ उभरता है। मैं नौजवानों के लिए निवेदन करता हूं कि नौजवान साथियों को पैसे की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। जब भी जिसका मन बने वो मेरे परिवार में आ जाए, मेरे पास आ जाए। मैं उनको सिखाने में, समझाने में, करवाने में पूरी मदद करूंगा और उनकी जिंदगी में एक रौनक आएगी और वो सफल होंगे। ये विश्वास मैं उनको दिलाना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो केवल खाने के लिए पेट नहीं बढ़ रहे हैं, उनके पास 2 हाथ भी हैं, उनके पास एक दिमाग भी है। तो हम आदमी की मानसिक चेतना और उसके शारीरिक श्रम का यदि सदुपयोग करते हैं तो ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर जिस स्वदेशी आंदोलन को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आप लोग चलाना चाहते हैं, मैं आप जैसे मनुष्यों से भी ये निवेदन करूंगा कि इस अभियान को आप गुणात्मक रूप से बढ़ाने की जरूरत है। स्वदेशी को समझने की जरूरत है, स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है और स्वावलंबन को भी समझने की जरूरत है। हम विश्वास के साथ धरती के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये धरती इस देश के हर नौजवान को रोजगार देने के लायक है। क्योंकि अभी भारत सरकार ने 10,000 से ज्यादा, मैं फिर दोहराता हूं आपको, 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का एक जो निर्णय लिया है, ये क्रांतिकारी कदम है। क्या करेंगी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां किसानों के शिक्षित बच्चों की ही अपनी कंपनी होंगी, जिसमें सभी किसान मिलकर उत्पादन करेंगे, सभी किसान मिलकर प्रोसेसिंग करेंगे, सभी किसान मिलकर मार्केटिंग भी करेंगे और मार्केटिंग के लिए एक बड़ा तंत्र बनाएंगे। इसमें जो असंतुलित बाजार तंत्र था या अनियंत्रित बाजार तंत्र था, हम बाजार विरोधी नहीं है, हम बाजार को व्यवस्थित करना चाहते हैं। बाजार का काम केवल लूटने का नहीं है, बाजार का काम वितरण व्यवस्था को और कीमत को
नियंत्रित करने का भी है। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें उचित प्राइस मिले। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि उचित मूल्य दिलाने के अधिकार सरकार में नहीं होते, व्यापार तंत्र में होते हैं। हमको व्यापारियों के सामने ये बात रखने की जरूरत है देश में कि जब वो हमारे 1 किलो गेहूं से बिस्कुट बनाकर एक बड़ी मूल्य कीमत पर बेचते हैं तो हमारा शेयर उसमें क्यों नहीं सुनिश्चित करते? कच्चा माल हमारा बाजार के रेट में क्यों खरीदा जाता है? इसलिए इस बात का जवाब देने के लिए, उत्पादन की सही कीमत निश्चित करने के लिए हमें बाजार तंत्र के साथ जुड़कर उसके समानांतर अपने विकल्प को खड़ा करने की जरूरत है, जहां हम कंज्यूमर के साथ मिलकर कीमत तय कर सकें, क्वालिटी तय कर सकें, सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी हो। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के नाम से एक प्रमाणीकरण, जैविक खेती के लिए एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया है। साथियों, सम्मानजनक तरीके से कृषि मंत्रालय और भारत सरकार को यह लिखने की जरूरत है, और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के सभी साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि वो पीएम ऑफिस के लिए, कृषि मंत्रालय के लिए चिट्ठी जरूर लिखें कि संशोधन के नाम पर जैविक खेती प्रमाणीकरण, जो किसानों का अपना प्रमाणीकरण है, जिसमें किसानों को कोई फीस नहीं देनी है, किसान खुद इंस्पेक्शन के जिम्मेदार हैं, क्वालिटी के जिम्मेदार हैं, और किसानों ने पहली बार देश में नहीं दुनिया में पहली बार ये जिम्मेदारी ली थी कि हम जैविक खेती को सफल अभियान के रूप में चलाएंगे। उसकी जिम्मेदारी किसानों को पूरी तरीके से नहीं दी गई, और साथ ही कुछ वर्षों के बाद सरकार के फिर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो बाजारवादी मानसिकता के हैं, उनके द्वारा उसमें संशोधन के नाम पर उसको फिर थर्ड पार्टी का मतलब है किसानों पर फीस लाद दी जाए, किसानों के ऊपर इंस्पेक्टर को लाद दिया जाए और किसानों को एक जाल में फांस दिया जाए, फिर किसान अपनी खेती खुद नहीं कर पाएंगे। तो देश में जैविक खेती में कोई अंतर विरोध ना हो, ऐसी राष्ट्रीय रीति नीति अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने इन बातों का जाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे इन सभी बातों का निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप में जो भी ताकतवर लोग हैं, जिनकी कहीं भी अप्रोच है, वो इस बात का मंच जरूर बोलने के लिए जरूर खड़ा करें, क्योंकि देश में किसान की आवाज को दबाने वाले बहुत हैं। किसान टुकड़ों टुकड़ों में टूटा है, कर्जे में डूबा है, और इसकी चर्चा तो करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनसे ज्यादा लोग इसकी आवाज को दबाने वाले लोग हैं। मैं एक क्रांतिकारी वक्तव्य की चर्चा आपके सामने नहीं कर रहा हूं, मैं अभियान की चर्चा कर रहा हूं कि हमको बहुत बारीकी से अपने सभी क्रियाकलापों की समीक्षा करने की जरूरत है, और ये भी सोचने की जरूरत है कि यदि कोई योजना उत्पादन प्रबंधन से लेकर बाजार तक नहीं पहुंचती है और उसके बीच में किसान का बेटा या किसान नहीं है, तो किसान की आमदनी कभी नहीं बढ़ेगी। तो किसान की आमदनी में गुणात्मक परिवर्तन के लिए मैं अपनी सरकार से, अपने देश के सभी किसानों से और कृषि तंत्र से ये गुजारिश करता हूं, ये निवेदन भी करता हूं कि ये वक्त है अपनी मनमानी को छोड़कर हम इस राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हों, जहां आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना खेती के साथ जोड़कर की गई है। खेती के अलावा आत्मनिर्भर भारत का कोई आधार नहीं होता। साथियों, यदि हम शुद्ध भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण, धन की बात करते हैं तो उसका स्रोत केवल खेती है। तो मैंने आपके सामने उत्पादन प्रबंधन से लेकर प्रमाणीकरण तक की कुछ बातों को छुआ है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके 4 घटक हैं। सबसे पहले उत्पादन का प्रबंधन करना, प्रकृति की व्यवस्था को समझकर। प्रमाणीकरण प्रक्रिया में राष्ट्रीय जैविक मानकों का पालन करते हुए। तीसरा कार्यक्रम है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लागू करना, ताकि हम अपने गन्ने से, अपने अनाज से वो प्रोडक्ट बना सके जिनको बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सके, हमको गांव में रोजगार मिल सके। उसके लिए क्या कीमत होंगी, मशीनों की क्या कीमत होगी, बिल्डिंग कैसे बनाई जाएगी, कैसे योजना बनेगी, और किस तरीके से हम उसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इन सब बातों की जानकारी के लिए हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। और प्रोसेसिंग यूनिट को हम FSSAI, ऑर्गेनिक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनिक मैंडेटरी प्रोग्राम लागू हुआ है पूरे देश में, उस प्रोग्राम का सम्मान करते हुए हम अपनी यूनिट को लगाएंगे, और ठीक उसी प्रकार से हम अपना ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग के साथ में रास्ता खोलेंगे। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मार्केट प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, इसलिए बाजार के किसी तांडव में ना फंसे। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे कदम बढ़ाए हैं। इनाम के जरिए आप अपना सामान बेच सकते हैं,
और इसके साथ साथ में जैविकखेती.com के नाम से एक वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर अपना सामान डाल सकते हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि जैविक खेती की बढ़ती हुई मांग को लेकर कितने ऑनलाइन मार्केटिंग के सिस्टम है। यदि आप अपने सामान को अपनी क्वालिटी और अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने रेट के साथ उस पर डाल देते हैं तो आपके पास डिमांड आ जाती है। मैं गुणात्मक रूप से बढ़ती हुई डिमांड को हर साल देख रहा हूं। तो इस आधार से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जैविक खेती आप कोई उलझा हुआ कार्यक्रम नहीं है। इसके लिए मिथक बहुत जाते हैं। कोई कह देता है 3 साल में होगी, कोई कह देता है पहले से रासायनिक खाद है वो कैसे खत्म होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन से जैविक खेती शुरू हो जाएगी। जैविक खेती समझने का कार्यक्रम है। जैविक खेती में कोई कन्वर्जेंस नहीं होता। कोरोना संकट काल में ये बात हमको स्पष्ट हुई क्या कि जो नदियों की सफाई हम 4 साल से कर रहे थे वो मात्र 2-2.5 महीने में नदी अपने आप में साफ हो गई। जिस हवा के प्रदूषण की चर्चा हो रही थी वो 2-2.5 महीने में हवा का प्रदूषण खत्म हो गया। तो इस प्रकार से धरती की व्यवस्था को समझना है और गलती को रोकना है। गलती यदि रुक जाती है, वह रुकने का एकमात्र कारण है कि हम समझदारी के साथ आगे बढ़ें। इस प्रकार से ऐसे देश में अनेक प्रकार से प्रयोग बराबर चल रहे हैं, जहां पर कुछ साथियों ने छोटी-छोटी मशीनों को बनाया है, कुछ साथी खेती के नए-नए मॉडल पर काम कर रहे हैं, कुछ साथियों ने नर्सरी पर काम किया है, कुछ बीज पर काम कर रहे हैं और कुछ ने पशुपालन को अच्छे ढंग से देखा है। तो सभी को समन्वित करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए देश में जैविक खेती एक नए आयाम के साथ खड़ी हो। और इसमें इस प्रकार की जो ये कथा करने वाले लोग हैं, जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच का अंतर पैदा करते हुए किसानों को भ्रमित करते हैं, लागत के नाम पर भ्रमित करते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है साथियों। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, पर मैं जरूर कहूंगा कि जब हमारे विचार में ही भ्रम आ जाता है तो हम कहीं भी कोई बड़ा उपकार का काम नहीं कर पाते। इसलिए समझने की आवश्यकता यही है कि ये धरती हमारी है, खेती हमारी है, हमको जीना है, देश हमारा है, दुनिया हमारी है। हम बहुत पवित्रता के साथ काम करें और कोई व्यक्ति धरती पर विशेषज्ञ नहीं है। ज्ञान साझा पूंजी है। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस पर ज्ञानी होने का कौन सा दम्भ किसी को होगा। धरती पैदा कर रही है, हवा बहती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अपनी जिंदगी अपने आचरण के साथ जी रहे हैं। तो मनुष्य को इतना बड़ा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। केवल एक सामान्य दृष्टि के साथ हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें और उसके साथ जी लें। ये बात मेरे मन में आई थी और मैंने स्वागत भाव के साथ में आपको ये बात कही भी है। कई साथियों का बार-बार मैसेज आ रहा है स्वागत के लिए, तो मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और दिल से सम्मान करता हूं इस बात को लेकर कि आप इस बात को परंपरा में मेरे से आगे लेकर जाएं। इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ हूं और मित्र भाव में हम जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश में इस समय सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। मनरेगा में कन्वर्जेंस को लेकर लघु और सीमांत किसानों के लिए रास्ते खोले गए। मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया। फार्मर उत्पादक जो किसान उत्पादक संघ हैं उनके प्रमाणीकरण की बात कही गई, उनको पंजीकृत करने की बात कही गई और देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात जोर शोर से की जा रही है। ऐसे में हम समझकर आगे बढ़ेंगे, यही मेरा आप लोगों के लिए एक निवेदन है। और सही माने में तो आज मैं आपसे आग्रह करने में भी मजबूती से मैं आग्रह भी कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे साथी हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और सुनना चाहते भी हैं। किसी बात से आपके मन को कोई तकलीफ हो, किसी बात से आपके मन में कोई ऐसी बात आई हो कि जो आपको बात चुभ गई हो, तो मित्र भाव से उसको क्षमा करेंगे। और वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। संवाद के लिए हमको शब्द लाने पड़ते हैं, पर शब्द हमारे भाव से बहुत छोटे हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, शब्द जरूर छोटे हैं। इसलिए आपको भी मैं उस साधुवाद का एक आह्वान करता हूं कि देश इस समय एक बहुत बड़ी जरूरत के साथ खड़ा है। कोरोना संकट काल में हमारे बड़े-बड़े कारोबार ठप हुए हैं, अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है। ऐसी स्थिति में किसान एक आह्वान के रूप में देश की बागडोर को अपने हाथ में लें और एक स्वावलंबी राष्ट्र की संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ें। मेरे बहुत सारी बात आपसे कही, इसी सभी बातों के साथ क्षमा याचना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सबका सम्मान करता हूं। सभी को नमस्कार। हेलो संदीप जी, माननीय श्रीमान जी का बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ
और कहीं न कहीं आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जोश हम लोगों में डाल दिया कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बंधु हमारे साथ जुड़े होंगे। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर नंबर दे दूँगा सभी लोगों को। आपने ही बहुत जी, सभी लोगों के अंदर जोश डाला है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज किसानों की बहुत बड़ी समस्याएँ हैं जो सरकार से बहुत दूर है ना? अगर कोई कुछ बिल्कुल, नए-नए रूल अगर पास भी हो जाते हैं, कोई व्यवस्था मिलती भी है, तो वो किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। तो कहीं न कहीं एक पहुँची। अभियान शुरू करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि मंच पे एक मंच खड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से हम अपनी बातों को भारत सरकार के पास पहुँचा पाएँ। प्लस माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों का प्रश्न भी है। संदीप जी का प्रश्न है, संदीप जी एक बार खुद बुलाएँगे। संदीप जी जी नमस्कार हाँ, पद्मश्री नमस्कार। डॉक्टर भारत भूषण जी जी जी, आपका व्याख्यान सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। और हम लोगों ने, चूंकि मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ, उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत काम कर रहा हूँ, तो अच्छा। हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली आपसे। और एक नया आधार मिला सोचने का कि जिसके बेसिस पे हम और कृषि के क्षेत्र में सोच सकते हैं। जी, और चूंकि पूरे देश में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का जो ये चल रहा एकदम, है, एकदम, इसमें एकदम, खेती एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगी। क्योंकि बिल्कुल, एक कहावत है कि खाली पेट हम कोई भी उन्नति नहीं कर सकते। नहीं उसी कर तरीके सकते। से जब तक हमारी कृषि प्रधान, वैसे भी भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, और हम बिल्कुल, नए युवा वर्ग इसके प्रति जागरूक होंगे और इसके बारे में और ज्ञान अर्जित करेंगे, तो जी, बिल्कुल ये सिद्ध हो जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और आगे हम इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान कैसे करके और उन्नति कर सकते हैं। देश की उन्नति उस पर पूरी तरह से बिल्कुल, डिपेंड करता है। जी बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ज्ञानवर्धक था। और जी जी धन्यवाद। जी, एक लोगों ने पर्सनल चैट में लिखा है श्रीमान जी कि जी, खेती हम करने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि हम जितनी लागत लगाते हैं ना उतने का हम अनाज भी नहीं उगा पाते हैं। तो आज के बिल्कुल, डेट में ऐसे क्या ही। है, सभी लोग खेती से दूर होते चले। और मैं खुद भी किसान, मेरे पिताजी किसान हैं और कहीं न कहीं ये बात सही भी है कि मतलब हम जो लागत लगाते हैं ना उतना हमें मिलता भी नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए ना कि खेती से सभी लोग दूर होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने एक निवेदन करा था। मैं फिर दोबारा निवेदन कर देता हूँ कि समझने के आधार पर हमको पता लगता है कि खेत की दशा और दिशा क्या है और उत्पादन कैसे होगा। अभी जो हम खेती में बदलाव की बात कर रहे हैं, वो किसी न किसी लागत को बदलकर और कोई तरीके को बदलकर बात कर रहे हैं। मैं लागत और तरीके बदलने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब एक दाने से 1000 दाने पैदा करने की सामर्थ्य खेती में है ही, और उसकी अपनी व्यवस्था है, वो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। तो ये समझने का काम जी, था। हमने करने ना करने से जोड़ दिया। करने ना करने के चक्कर में किसानों को फांस दिया और किसान कमजोर हुए। जैविक खेती में कितने किसान पिटे। तो अब ये समझने का काम है। जो भी सवाल, जो भी मेरे साथी इस सवाल को कर रहे हैं, वो जरूर ध्यान से सुन लें कि मैं उनको मित्रवत समझाने के लिए तैयार हूँ। जब वो मन करे आ जाए मेरे। सबसे बहुत सुंदर बात कि स्वदेशी जी, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य ही है कि मतलब ऐसे क्षेत्र को डेवलप करना जहाँ पे रोजगार क्रिएट हो। और कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र बिल्कुल, है जहाँ पे रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक है। एकदम। और इतने आपने बताया कि इतने रोजगार भारत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में पढ़े लिखे सभी लोग हैं, हायर एजुकेटेड बहुत सारे लोग युवा हैं अभी इस समय, लेकिन उतने रोजगार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कृषि अगर डेवलप करेंगे और जैविक खेती जो है ना एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है वही है, रोजगार क्रिएट वही है। करने का। बिल्कुल, जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। बहुत कम समय में बहुत कम समय में बहुत अच्छा मतलब उपयोग किया जा सकता है, चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जानकारी मिली। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। और कार्यक्रम में जितने भी बिल्कुल। लोग जुड़े हैं आप सभी का स्वागत आभार। मैं ये जो जितनी भी चीजें हैं, जितने मतलब वीडियोज हैं, ये यूट्यूब चैनल पे भी डाला जाएगा। 2 घंटे में यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा, तो आप सभी लोग देखें। बाकी किसी को भी इंटरेस्ट है कि हमें खेती से रिलेटेड कुछ जानना हो श्रीमान जी से, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और यकीन माने मैं आप कोशिश करूंगा कि श्रीमान जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
बाकी बहुत बहुत सुंदर आभार। संदीप जी आपका भी स्वागत और आभार कि आपने आप काफी व्यस्त रहते हैं, उसके बाद आपने समय निकाला। नमस्ते, आप सभी का स्वागत, आभार, नमस्ते नमस्ते।